नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। सीएम योगी के 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश संगठन की बैठक में मंथन हुआ है। 1.5 घंटे चली इस बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए बैठक हुई है। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि पूरे राज्य से सभी को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में 25 मार्च को सुबह स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा माइक नीचे कर लो। तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वो पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में शासन और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की प्रदेश इकाई भी काफी सक्रिय है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को यह शपथ ग्रहण होने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जिलों से बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, सभी को वाहनों पर बीजेपी का झंडा अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश भी जारी किया गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जहां पर 25 मार्च को एक ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। 25 तारीख को समय का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शाम को 4 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ लगभग सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों मंत्री होंगे, जिनकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन कौन रहेगा। साथ में ये भी जानकारी मिली है कि 23 को अमित शाह दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और विधानमंडल की मीटिंग 24 तारीख को करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कि किस तरह से साफ सफाई का तौर और पूरी तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह आप पीछे की तरफ दिखाइएगा तो पीछे आप देखेंगे कि पुलिस का भी पूरा जो बंदोबस्त है पूरी तरह से मजबूत दिख रहा है कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई चूक सामने ना हो। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। राजधानी लखनऊ में सपा डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचकर एमएलसी चुनाव को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान विधान परिषद चुनाव की तारीखों को 2 दिन बढ़ाने की मांग की है, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया। राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, भयावह स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके उम्मीदवार उदयवीर सिंह अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ से पर्चा छीन लिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और नामांकन के लिए 2 दिन बढ़ाए जाए। फिर वही लोकतंत्र पर हमले की शिकायत लेकर हम आए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो स्थिति बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पर फिर भयावह हमला हुआ है और हमने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उनकी सारी गतिविधि, तथाकथित राजनीतिक गतिविधि अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। लोकतंत्र की जो पद्धति है, जो व्यवस्था है और चुनाव की जो प्रक्रिया है,
उस पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। अयोध्या अंबेडकर नगर एमएलसी सीट से आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हीरालाल यादव ने 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हीरालाल यादव ने कहा कि यह पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है, ये सरकार का चुनाव नहीं है। हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सरकार पंचायती राज का ढिढोरा पीटती है। भारत सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी सरकार है। 73वां और 74वां संविधान ये सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, जिससे चाहे ग्राम प्रधान संगठन हो, क्षेत्र पंचायत का संगठन हो, प्रदेश स्तर पर और सभासद जिला पंचायत सदस्य का संगठन हो, सब आंदोलित है। खुशी मुझे है कि पिछले 6 साल मैंने पंचायत प्रतिनिधियों की हर समस्याओं को, हर आवश्यकताओं को और उनके हर मुद्दों को मैंने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। राजधानी लखनऊ पहुंचे यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी से सामाजिक बदलाव और द कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ ही हिजाब के मुद्दे पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने, जिस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा, चलिए आप सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और मिजोरम के भी राज्यपाल पूर्व में रहे हैं। आज हम चलते हैं उनसे और समाज के तौर के कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हर खबर पर। सर, कुछ मुद्दे आज थैंक यू कुछ मुद्दे आजकल सामाजिक चल रहे हैं, उस विषय को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे जी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं और जो आपके समय पर थी, उसमें कितना अंतर है? देखिए, बहुत अंतर है। मतलब अगर आपकी मुराद राजनीति से है तो मेरे ज़माने में जो राजनीति थी उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, राजनीतिक सेवा थी, एक जज्बा था, लोगों के भले के लिए काम करना था, व्यक्तिगत कोई लाभ की बात उसमें नहीं थी। मतलब उसमें आज की राजनीति जो है उसमें न जज्बा है, न कोई सेवा की भावना है, न लोगों का भला करना है, केवल व्यक्तिगत लाभ अपना कितना अधिक से अधिक हो, टिकट मिल जाए, मंत्री बन जाए, दफ्तर मिल जाए, कोई ऑफिस मिल जाए, और मटेरियल गेन जितना आदमी का हो सके, बुरा भी राजनीति ले गई है। मतलब तो बिल्कुल बुनियादी फर्क है दोनों बातों के अंदर। वो राजनीति जो थी निस्वार्थ थी, कोई उसके अंदर किसी किस्म की खुदगर्जी नहीं थी। आज की राजनीति स्वार्थ की राजनीति है, खुदगर्जी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, अगर हम बात करें कि आज जो समाज में परिवर्तन आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि सालों से चलती चली आ रही हैं, लेकिन उन मुद्दों को अभी उठाया जा रहा है। जैसे मैं अभी बात करता हूं कि कुछ दिन पहले आपने सुना था जो अभी भी राजनीतिक तूल पकड़ चुका है कर्नाटका से हिजाब को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हिजाब कोई इशू नहीं है, नॉन इशू है वो आगे, और ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है आदमी का। हिजाब कोई इस्लाम का रूढ़ी अंग नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम है, एक परंपरा है, और इसलिए ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। कोई लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो नहीं लगाए, मतलब कोई। लेकिन इसको केवल इशू बनाया गया इसलिए कि देश की शक्तियां आज बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो मुस्लिम दुश्मन हैं, मतलब जो चाहती हैं मुसलमानों को मिटाना, बर्बाद करना, हर मौके पर उन पर हमला करना और उनको इस देश में नंबर 2 का शहरी बनाना। बराबर के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो दिए हैं संविधान ने, जो गारंटी की है संविधान ने कि आदमी बिना जात पात, धर्म, जन्म
भाषा, प्रांत ये सब बराबर हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमान हमारे दूसरे लोगों के साथ बराबर के जी रहे हैं। हिंदुत्व के मानने वाले, हिंदू माने हिंदुइज्म जो है एक बड़ा महान धर्म है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पनाह दी है, संरक्षण दिया है लोगों को, मानवता को बढ़ाया है। हिंदू जो महात्मा गांधी का धर्म है, हिंदुत्व धर्म है नाथूराम गोडसे का, वीर सावरकर का, जो चाहते हैं कि केवल एक सेक्शन, एक तबका, एक वर्ग मालिक रहे और बाकी सब गुलाम रहे उनके आगे। तो जो आपने बताई वो कहीं ना कहीं समझ में आती है। उसी तरह मैं अगर बात करूं कि समाज में कई सालों से, लगभग 70-80 सालों से मूवियाँ बनती चली आ रही हैं, फिल्में बन रही हैं। फिल्मों को लेकर अगर हम बात करें तो एक नई फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स। उस द कश्मीर फाइल्स को लेकर कई सारी विडंबनाएं बढ़ी हैं और राजनीतिक दल में काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं। कई सारे उसमें आक्रोश हैं लोगों को, कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर में जो कश्मीरी विडंबनों के साथ हुआ, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना दूसरी नहीं हो सकती। वो कश्मीरियत के नाम पर एक काला दाग है जो डल लेक का, डल झील का तमाम पानी भी नहीं धो पाएगा उसको आके। मैं तो कराची गया था एक बार, और टीवी शो ने बुलाया था मुझको, अमन की आशा एक प्रोग्राम था जो टाइम्स ऑफ इंडिया और वहाँ का अखबार जंग दोनों मिलकर चलाया करते थे। मुझे बुलाया गया था उसमें, मैं भी था, और बॉम्बे के जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं बालाकृष्णा, वो भी थे एक्चुअली। वहाँ लोगों ने मुझे, पाकिस्तान के जनरल और लीडर बहुत से थे, स्पीकर थे असेंबली के, वहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके चेयरमैन थे, तो मुझे उन्होंने बहुत गालियाँ दी। कहा कि तुम बगैरत हो, मुसलमान नहीं हो, गुलाम हो हिंदुओं के, जुल्म हो रहा है कश्मीर में मुसलमानों पर, फौज ये कर रही है, वो कर रही है, और तुम बर्दाश्त कैसे करते हो, इंडिया में रह कैसे रहे हो। मैं सुनता रहा, जब सब बोल चुके हो तो मैंने कहा कि मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने सब कुछ कहा कि इस्लाम में जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है। ये जो जुल्म करता है वो जालिम है, इस पर जुल्म होता है मजलूम है। ये इसमें धर्म नहीं आता कोई, चाहे जुल्म हिंदू करे या मुस्लिम करे, जुल्म हिंदू पर हो या मुस्लिम पर हो, एक ही बात है। कि हाँ जी, बिल्कुल एक ही बात है। तो मैंने कहा फिर आप ये तो मुसलमान नहीं हैं आप लोग, इस्लाम से वाकिफ नहीं हैं आप। बड़ा हंगामा इस पर हुआ, मुझे चिल्लाए लोग, डाइव जो था वो आगे, तो मारो भगाओ कौन है टोपी वाले को। मैंने कहा बात सुन रही है आप बढ़िया की, कश्मीर में आपने मुझसे कहा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, चलिए एक मिनट को मान लिया मैंने, आप क्या किए? 10 लाख पंडितों को, कश्मीरी ब्राह्मणों को एक साथ निकाल के बाहर कर दिया। जो लोग बर्फ में रहा करते थे वो जाके दिल्ली में टीन की चादरों में रह रहे हैं। घर बाहर लूट गए, रेप हुए, मर्डर हुए, परेशान हुए, घर छोड़ दिए आपने। ये अगर वाकई मुसलमान आप थे, जिस तरह कश्मीरी मुसलमानों के लिए आप बोल रहे थे, उसलिए इन पंडितों के लिए भी आप बोलते मतलब, लेकिन आप नहीं बोले इस बात को आके मतलब मुझे। तो आप ये मुसलमान नहीं है आप लोगों से। तो जो हुआ कश्मीर में पंडितों पर, वो उसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास नहीं है कि निंदा करूँ उसकी, मतलब तो सारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे उसके लिए। लेकिन आप जब फिल्म बनाते हैं कश्मीर में, जिन लोगों ने फिल्म बनाई है, उनसे पूछना चाहूँगा मैं कि कश्मीरी ब्राह्मण तो निकाले गए, 10 लाख लोग भगाए गए वहाँ से आके, जुल्म हुआ उनको बना के, उसी के साथ वही आतंकवादी जिन्होंने ये किया, उन्होंने 50,000 कश्मीरी मुसलमानों को मारा है वहाँ पे, दिन में मारा है पूरा, मतलब कश्मीरी फौज, कश्मीरी लोग जो कहते हैं कि बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने और पुलिस वगैरह ने 70,000 कश्मीरी मारे हैं वहाँ पे। और एक रहमत का माहौल है, मतलब मीर वाइज सबसे बड़े लीडर थे वहाँ के, उनको मारा वहाँ इन्हीं आतंकवादियों ने। सब मिलाकर आपका ये कहना है कि इसमें सत्यता नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए अभी, उनको मारा है मतलब। तो अगर कश्मीरी पंडितों के दिखाया तो ये 50,000 लोग जो मारे गए, जो शिकार है आतंकवादी के बराबर ही, उनको भी दिखाते आप, उनको भी दिखाया आपने मतलब। और अगर कश्मीर के लोगों को लिए फिल्म बनती है तो गुजरा के लिए क्यों नहीं बनती? गुजरा में क्या हुआ?
गोधरा में 4 दिन तक नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है, छूट दे दी गई है पूरी। सुना हुआ आपने? मतलब बेस बेगरी में 17 लोगों को जिंदा भून दिया गया, जलाया नहीं गया, डबल भून दिया गया आपको। ये एक एमपी को मार दिया गया, एक एमपी को उसकी बीवी जलाती रही, मतलब। और हजारों लोगों की इस्मत लूटी गई, इज्जत लूटी गई, बच्चे शहीद किए गए, माओ की गोदियां खाली की गई, औरतें विधवा की गई और पूरे खून का खोरी गोरी कर दिया गई। हरीश मंडल जो एक सीनियर IAS ऑफिसर है, गवर्नमेंट के अभी तक थे आगे, उन्होंने ये नरसंहार देखकर प्रोटेस्ट में इस्तीफा दे दिया, चकमत दे दिया और लिखा प्रधानमंत्री को कि जहाँ इतना जुल्म हो रहा हो, उतना खून बह रहा हो, वहाँ मैं नौकरी नहीं कर सकता। पूरा उसको भी जो दिखाई है बराबर तक, उनको भी दिखा सकता। कानपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र के शाहगांव का है, जहां बिजली का करंट लगने से एक नवयुवक की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि युवक डीगराज कुशवा घर में बिजली का तार जोड़ते हुए करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं आनंद फानन में उसे हेलट कानपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना घर में मिलते ही कोहराम मच गया। जबकि ग्रामीणों ने लेखपाल और आपको बता दें कि पुलिस को घटना से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने पीड़ितों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। ये लाइट में बोर्ड जोड़ रहे थे, तो इसी लाइट में करंट लगने से ये हादसा हो गया। नहीं, क्या घटना हुई है और क्या नाम है जिसके साथ घटना हुई है? ये दिगराज कुशवाहा है। ये अपना घर का लाइट का तार जोड़ रहे थे बोर्ड से, तभी अचानक इसमें करंट लग गया। उसके बाद हम लोगों ने कुशीनगर में फाजिलनगर के साहू चित्र मंदिर में द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद हुआ था। आपको बता दें कि फिल्म देखने के बाद दो गुटों के बच्चों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी, जहां एक पक्ष के लड़के ने चाकू से दूसरे पक्ष के 3 लड़कों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से तीनों का इलाज चल रहा था। घटना के 3 दिन बाद अब पुलिस को इस मामले में कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की 3 टीमें अभी भी मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या हुआ था, कैसे तुम्हारे साथ घटना घटा? हम सबसे पहले साहू चित्र मंदिर में देखे द कश्मीरी फाइल्स, तो इंटरवल हुआ। उसके बाद हम बाहर निकले जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो कुछ लोग आगे खड़े थे, तीन लोग, तो हमको कहने लगे कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। उसके बाद बढ़ा तो कुछ लोगों को फ़ोन करके बुला दिए। उसके बाद हम लोग मारना चालू कर दिए। उसके बाद हमको चाकू मारे हैं गले पे, हमारे दोस्तों को भी मारा बहुत उन लोगों ने। किसने चाकू मारा था, पहचाने उनको? जी, एक का गोगा नाम है और एक का अवनीश नाम है। निवासी जोकुआ बुजुर्ग थाना तुरपट्टी कुशीनगर द्वारा तहरीर दी गई कि उनका पुत्र सचिन गौड़ और उनके गांव के ही उनके साथी प्रियांशु जायसवाल तथा सोनू और कृष्णा जायसवाल फिल्म देखने के लिए 18 मार्च को फाजिलनगर के साहू चित्र मंदिर में गए हुए थे। रात्रि 8 बजे इंटरवल के दौरान जब वो बाहर आए तो प्रतिपक्षी अनीस सिंह सना पौहारी सिंह निवासी थाना तुरपट्टी कुशीनगर तथा राजा खरवार निवासी तरकुल्हा जिला देवरिया और जैनुद्दीन उर्फ गूगा तथा उसका भाई मैनुद्दीन निवासी फाजिलनगर पटेहरवा द्वारा आपस में बातचीत के दौरान विवाद होने पर उनके ऊपर प्राणघातक चाकू से वार। राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर विस्तार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने होली के दिन गोमतीनगर विस्तार में कार चालक से मारपीट करके लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया माल और वारदात में इस्तेमाल लाठी और रॉड भी बरामद की है। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह से पहले यूपी की पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एसटीएफ ने 2 लाख के नामी मनीष सिंह उर्फ सोनू को लोहतफा इलाके से मुठभेड़ में मार गिराया। मनीष सिंह पर हत्या के साथ ही लूट, इसके अलावा 32 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से इस बदमाश की तलाश थी। वहीं पुलिस ने मनीष के पास से एक 9 mm की
कार्बाइन, 32 बोर की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले में दहशत फैलाने वाला ये मनीष सिंह करीब 1 दशक से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आरोपी के ऊपर पूर्वांचल के कई जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मनीष सिंह वाराणसी के लोहता इलाके में आया हुआ है। इसके बाद एसटीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी की तो उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली लगने से मनीष मारा गया। लखनऊ में रज्जू भैया जन्म शती समारोह समिति की ओर से भारत की सांस्कृतिक विरासत वर्तमान और भविष्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाले विशिष्ट नागरिकों का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व डीजीपी मनोज कुमार ने कहा कि लखनऊ दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भारत सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की अनोखी मिसाल भी। पहली बात तो यह है कि इनका आदेश मैं कभी टाल नहीं सका, तो जब इन्होंने हुक्म किया तो मैं हाजिर हो गया। दूसरी बात, ये अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं, सांस्कृतिक हमारी जो चेतना थी वो लुप्त हो रही है। उसके बहुत सारे कारण थे। हमारा जो शिक्षण का जो तरीका था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया, वो इस उद्देश्य से बनाया था कि हम अपनी संस्कृति से कट जाएं, हम उसे भूल जाएं और हम उस संस्कृति में डूब जाएं जो वो हम पर लादना चाहते थे। तो मैं तो खुद भी ये अनुभव करता हूँ कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों को सामान्यतः पता होनी चाहिए थी, जो नहीं ज्ञात है, तो उन चीज़ों के विषय में हम विचार विमर्श करें और ये सोचें कि हम कैसे अगली जनरेशन्स को इन चीज़ों के विषय में अवगत करा सकते हैं। इस देश की जो संस्कृति थी उसमें किस कदर समरसता और एकजुटता थी, उसका एक बड़ा उदाहरण आता था। बाज बहादुर रूपमती का विवाह आपने कभी सुना होगा। रूपमती एक साधारण लड़की थी। शाहजहांपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर काफी दिनों से अनबन चल रही थी। पत्नी पवाइयां थाने पर अपनी शिकायत लेकर आई और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह और महिला पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाने पर रूबी के पति पवन कुमार अवस्थी को बुलाया और दोनों पति पत्नियों को समझा बुझाकर उनका मतभेद दूर कर एक साथ रहने के लिए राजी भी कर लिया। वहीं महिला रूबी ने पुलिस का धन्यवाद देते हुए पुलिस प्रशासन की तारीफ की। भजे हम भवानी पतिं बाबुगत्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। लखनऊ में तेज रफ्तार के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला मलिहाबाद इलाके के राजमार्ग पर मौजूद गांव कटोली का है, जहां एक शादी समारोह से वापस लौट रहे छात्रों की कार सामने जा रही डीसीएम को ओवरटेक करने के दौरान सड़क पर बने एक गहरे गड्ढे में जा गई और अनियंत्रित होकर पलटती हुई सड़क के किनारे की 3-4 फीट गहराई में जा गई, जिसके चलते 3 छात्रों की मौके पर मौत हो गई। साथ ही चौथा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के चलते डीसीएम चालक गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के घाटापुर कोतवाली में आदर्श व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आदर्श व्यापार मंडल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में नाराजगी जाहिर करते नजर आए। मामला इतना बढ़ गया कि आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और थाना प्रभारी के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे आदर्श व्यापार मंडल के लोगों ने व्यापार मंडल एकता के नारे भी लगाए। कानपुर की बात करते हैं, जहां शिविर कार्यालय से पल्स पोलियो महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की और अपने बेटे अधिराज को पोलियो की खुराक पिलाने के बाद लोगों से कहा कि पल्स पोलियो महाअभियान के तहत आप भी अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलवाएं। साथ ही जिलाधिकारी ने अपील भी की है कि जिनके बच्चे की उम्र 5 साल या इससे कम है वो अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाएं। आपको बता दें कि अभियान 26 मार्च तक चलने वाला है।
आज जनपद कानपुर नगर में पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत हुई है उसमें कुल 2149 बूथ्स पे लगातार हमारी जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की उनके द्वारा पल्स पोलियो की खुराक 0 to 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको देने का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। कुल 21 तारीख से 26 की तारीख के बीच में लगातार टारगेट जो किया गया है वो लगभग 5,87,000 बच्चों को ये खुराक से आच्छादित करने का प्लान है। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में इस पूरे कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है और सभी लोगों से मेरी अपील है कि 0 to 5 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको इस खुराक से आच्छादित। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।